ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब बेटा न्यू स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत जाएगा समझने में, क्योंकि पुराने से लिंक रहता है बहुत सारी चीजें। ऑल्फैक्टरी लोब लिखेंगे इसमें सेंटर फॉर, सेंटर ऑफ स्मेलिंग पावर, सेंटर ऑफ स्मेलिंग पावर। ऑल्फैक्टरी लोब सेंटर ऑफ स्मेलिंग पावर, सूंघने की जो शक्ति होती है वो इसी लोब में होता है। ठीक है, नोज से हमारा केमिकल जाता है ना, वो कहाँ जाएगा? ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब में। ठीक है, इसी में लिखेंगे सम एनिमल्स लाइक शार्क एंड डॉग्स, सम एनिमल्स लाइक शार्क एंड डॉग have well developed olfactory lobes, have well developed olfactory lobes। थोड़ा फास्ट लिखेंगे बेटा। शार्क को इन जनरल क्या बोलते हैं? डॉग फिश। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से एनिमल किंगडम पढ़ाते समय पूछा था कि इसको डॉग फिश क्यों बोलते हैं, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर वो डॉग के जैसा दिखता है, उसका नाक बाहर निकला है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए उसको डॉग फिश बोलते हैं। 1-1 किलोमीटर दूर से भी वो स्मेल कर लेता है। जैसे शार्क को बुलाना है, ठीक है, तो क्या है, थोड़ा सा ऐसा कुछ फिश विश थोड़ा ठीक ठाक फिश बड़े काट के उसको ऐसे डुबो तो उसका खून वून बहेगा, फिर वो उसको सूंघते सूंघते आ जाएगा, फिर उसको पकड़ लो, खेलना है घर जाके। सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है बेटा? सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का, हमारा सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट क्या है? हमारा सेरिब्रम। ठीक है, 2/3 पार्ट ब्रेन का सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर बता चुका हूं क्या? नहीं बताया हूं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे ये सेरिब्रम है तो आप देखोगे तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है ऐसा। ये हमारा एक साइड का राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक नर्व कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, सब दिया हुआ है। कॉर्पस कैलोसम जो रहता है ये मेमेलियन कैरेक्टर है, ध्यान रखना। और ये दोनों पार्ट को क्या करता है बेटा? कनेक्ट करता है ना। और ये सिग्नल बताता है कि भाई जैसे मेरा ये लेफ्ट पैर में उठा के ऐसे तिरछा खड़ा हूं, तो लेफ्ट पैर को मैं उठाया हूं तो ये मेरा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर मेरे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर यहां पर लेफ्ट हैंडेड कौन है? हाथ उठाओ ना, शर्म वाली बात थोड़ी ना है। हाँ, लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड मतलब जो लेफ्ट, आप नहीं हो तो हाथ क्यों उठा रहे थे? अच्छा, याद नहीं था। हाँ, तो जैसे लेफ्ट हैंडेड है तो ये इसका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट वाला ज़्यादा एक्टिव है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव है। समझ आ रहा है बात? और हम लोग जो राइट हैंडेड होते हैं वो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जैसे मैंने लेफ्ट ऐसे उठाया तो कौन सा बॉडी पार्ट जो रहता है ये इसको उठाने में हेल्प कर रहा है? कौन सा ब्रेन का पार्ट? लेफ्ट या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेकिन मुझे बैलेंस भी तो करना है, तो राइट वाला जो रहता है लेफ्ट को बोलेगा तू बैलेंस कर, मैं उसको उठा रहा हूं। समझ आ रहा है? तो लेफ्ट से राइट को पता कैसे चलता है, या लेफ्ट या राइट से लेफ्ट को पता कैसे चलता है? कॉर्पस कैलोसम जो रहता है इन दोनों के बीच का कनेक्शन होता है। समझ आ रहा बात? वरना ऐसे किसी को ऐसे झापड़ मार दिया ऐसे गलती से, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे अच्छा मारा क्या। ठीक है, या एक पैर उठाए हैं तो भैया बैलेंस भी तो हो दूसरा वाला, तो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर दूसरे को सिग्नल देगा भैया मैं पैर को उठा रहा हूं तू बैलेंस कर, नहीं तो गिरेंगे। समझ आ रहा? ब्रेन इंटरकनेक्टिंग होता है एक दूसरे से।
ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं मैक्सिमम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है और कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ब्रेन, पूरा का पूरा ब्रेन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करता है। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। हर एक जो भी सिग्नल होता है बेटा, चाहे आप देखते हो, आप वॉलेंट्रीली इमेज नहीं बना सकते, ये इनवॉलेंट्री होता है, ऑटोमेटिक इमेज बन रहा है। लेकिन लेकिन ये इमेज बन रहा है तो क्या इमेज बन रहा है, आप क्या देख रहे हो, ये आपका कॉन्शियस ब्रेन इसको समझ पाता है। तो ये जो कॉन्शियस पार्ट है, जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये सब क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कारण है। समझ आ रहा है ना। कोई भी बॉडी में इनपुट आता है, इनपुट का मतलब कोई पीछे से सुई चुभा दिया, पेन गड़ा दिया, तो हमको फील होता है ना कोई कोचा कर रहा है पीछे से बदमाशी। तो ये जो इनपुट आ रहा है ब्रेन में, तो ये प्रोसेसिंग होती है कि ये कौन हो सकता है। अब पीछे बैठे, पीछे 3 लोग हैं, तीनों में से कौन बदमाश है, तो एक इंटरप्रिटेशन होता है कि साला जरूर ना यही होगा। समझ आ रहा है, ठीक है भाई। जैसे जीतू को पीछे से कुचक दिए, अब उसके पीछे 2 लोग बैठे हैं, है ना, एक लड़का है एक लड़की है। तो जीतू बोलेगा लड़की तो उधर बैठी है, वो बेचारी तो ऐसा काम नहीं करेगी क्लास में, ये साला लड़का ही बदमाश होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन है कि ये हो सकता है। पीछे मुड़ के फिर उसके बाद फिर बक रहा है उसको, क्यों भाई तू ऐसे समझ आ रहा है ना, ध्यान भंग कर रहा है मेरा। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होता है ये सब सेरेब्रल हेमिस्फीयर करता है। तो लिखेंगे इसका फंक्शन, it is most developed part in mammals। इसीलिए मैमल थोड़े होशियार निकल गए बाकी एनिमल से। it is most developed part in mammals। it control and regulate different part of brain। it control and regulate different part of brain। it is center of conscious senses, will power। हाँ, it is center of conscious senses, will power, voluntary movements, knowledge, voluntary movements, knowledge, memory, speech मतलब अपन जो बात करते हैं ना, थिंकिंग एंड रीजनिंग एक्सेट्रा। थिंकिंग, रीजनिंग समझते हो ना, थिंकिंग मालूम है आप लोगों को, क्योंकि अब तो कई बच्चे लोग सोचना ही छोड़ दिए चीजों को। थिंकिंग एंड रीजनिंग एक्सेट्रा। अब ये रीजनिंग क्या चीज है, हाँ? असर्शन रीजन वाला है क्या सर? रीजनिंग क्या होता है, बोलो ना। हाँ बेटा, वजह सोचना, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या कुछ डिफ़िकल्टीज हैं उसके बारे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है कि भाई कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ रीजनिंग में आता है। वजह, ये किस वजह से हुआ होगा, तो साइंटिस्ट लोगों में ना ये रीजनिंग और थिंकिंग वाला पार्ट काफ़ी डेवलप्ड रहता है। हर चीज़ को सोचते ये क्यों घूम रहा है ऐसा, कुछ तो रीज़न होगा। थिंकिंग, आजकल बच्चे लोग सोचना कम कर दिए, सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरनेट एंड मोबाइल। अब देखो सोचने का मतलब क्या है सर, सोचते तो हैं हम कि क्या होगा हमारे जीवन में, ठीक है, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा, बस। अब थिंकिंग में एक और चीज़ है, पढ़ाई के रीज़न से अगर देखें तो जैसे कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपके पास है, तो
तो उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो पहले बच्चा जो रहता है वो यहाँ से पढ़ के जाता है, थ्योरी पढ़ता है, फिर उसके बाद उस तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो जब उससे वो क्वेश्चन नहीं बनता या गलत बनता है, ठीक है, तो अधिकतर बच्चे अभी क्या करते हैं, सीधा फोटो खींचे क्वेश्चन का सीधा आ गए इंटरनेट से उस क्वेश्चन का आंसर विथ सॉल्यूशन ढूंढना चालू कर देते। तो आपने सोचा कहां, आपका थिंकिंग एंड रीजनिंग पार्ट कहां जा रहा है? जब आप क्वेश्चन के बारे में सोचते हो कि ये इसका आंसर ऐसे कैसे आया होगा, भाई आंसर आपने देख लिया कि ये आंसर है, बट आप सोचो तो ये आंसर आया कैसे, इसका कारण क्या है, ठीक है, और ये कैसे बन सकता है, और बन सकता है तो मेरे से क्यों नहीं बन सकता, तो मैं कहाँ कमजोर हूं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। भाई अगर सबसे बन रहा है तो मेरे से भी बनना चाहिए, मेरे से नहीं बन रहा है इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। वो कारण क्या है, मुझे उस कारण को पहले सॉल्व करना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बच्चे उठा के सीधा सॉल्यूशन जो रहता है इंटरनेट से देख लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना, बट इसमें आपने कहाँ सोचा कि ये कैसे बना, आपने कहाँ मेहनत की कि ये कैसे बना, आपने थिंकिंग एंड रीजनिंग वाला जो आपका पार्ट है ब्रेन का उसको आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। और आपको बता दूं कि बाकी एनिमल में भी ये सारी चीजें हैं। क्या क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये इंसान के अलावा बाकी में भी है। कॉन्शियस सेंसेस है ना, कॉन्शियस सेंसेस, भाई आप कुत्ते को अगर ऐसे ऐसे करोगे तो समझ जाएगा अरे तो प्यार कर रहा है, तो और पूछ ही लाएगा हाँ 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 कुछ दोगे खाने के लिए कि बस ऐसे ऐसे ही करोगे, ठीक है, और एक लात मारोगे समझ जाएगा भाई गुस्से में निकल लो यहाँ से, नहीं तो और 2 लात मिलेगा। तो ये कॉन्शियस सेंसेस तो उनमें भी डेवलप्ड है? विल पावर बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, थोड़ा बहुत तो विल पावर होता है। मार खा रहे हैं जानवर लोग, मार तू आज मार मेरे को, कितना मारना है मार, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट्स है, मेमोरी भी होती है जानवरों में। भाई अगर आप अपने कुत्ते को 1 साल बाद अगर मिलोगे तो वो आपको पहचानना छोड़ देगा क्या है, झपट लेगा क्या काटने के लिए, कौन है अभी तू 1 साल बाद कैसे दिख रहा है, तो वो और प्यार करेगा इतने दिन बाद मालिक। तो भैया मेमोरी है उनके पास भी है। देन स्पीच, बोल सकते हैं वो लोग भी, नहीं बोल सकते बेटा, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है, इवन बर्ड्स का भी लैंग्वेज होता है, समझ आ रहा है, बोलते हैं कि नहीं भाई। जैसे डॉगी को देखोगे तो गुस्सा है तो जोर से चिल्लाएगा भां भां मैं गुस्सा हूं तेरे ऊपर, साला अब खाना पीना नहीं दे रहा है, और जब एकदम प्यार से कितने अच्छे हो तो ये क्या है, एक प्रकार का स्पीच है उनका, एक वो उनका लैंग्वेज है। अब हर लैंग्वेज हम थोड़ा समझ पाएंगे भैया, अब चाइनीज आके यहाँ पर चुंग चांग करेगा तो हमको वही मतलब है, कुत्ता बोले बिल्ली बोले चाइनीज बोले मतलब एक ही है, कहाँ समझ आने वाला है, ठीक है। वैसे इंग्लिश भी नहीं समझ आता है। तो यहां पर 2 ही 3 चीजें हैं जो थोड़ा सा हमको इंसान बना रहा है, थिंकिंग, रीजनिंग एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर रहे हो। तो अब जो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर जानवरों में और इंसानों में फिर फर्क कहां रह जाएगा, है ना, समझ आ रहा है। तो अधिकतर लोग से जो अच्छे नए क्वेश्चन नहीं बन पाते उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, और जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते उसका रीजन यही है कि लोग थिंकिंग रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करते, फट से मोबाइल पकड़ लेते हैं, फटाक से ये डालेंगे, फोटो खींच के डालेंगे, आंसर आ जाएगा। एक मैडम या एक जन सर क्वेश्चन को समझा रहे हैं, ये ऐसे आया है, फॉर्मूला लगाओ, ये इस कॉन्सेप्ट है ऐसा, ठीक है भाई तुमने कहाँ सोचा, उसने बता दिया, फिर दूसरे क्वेश्चन में फंसोगे ना तुम तो और कहीं ना कहीं फंसोगे ही फंसोगे। एक क्वेश्चन बायो का अगर समझा दिया इसको ऐसा आया होगा वैसा आया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन को अगर आप सोचते पढ़ते समझने की कोशिश करते उसका आंसर हो सकता है कि ये ऐसा होगा, 4 टाइप से सोचते तो आपका एक ना एक आंसर तो क्लिक करता। तो ये होता है थिंकिंग एंड रीजनिंग का पावर, समझ आ रहा है। लेकिन आपने तो देख लिया भैया कि कैसे, है ना, और कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं नहीं समझ आ रहा है, यहाँ से पढ़ के गया वापस और चीज़ों में फंस गए आप, तो आप क्या करते हो, सीधा यूट्यूब निकाल करके 4 ठोक टीचर का देखेंगे,
अक्कड़ बक्कड़ चार में से, हाँ ये ठीक है, देखते हैं, हाँ इसका थ्योरी देख लिए, 2 घंटा वहाँ पर टाइम बर्बाद किए, है ना, समझ आ रहा बात। फिर उसके बाद नीचे सजेशन आता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो। फिर ऐसे ऐसे नाचने गाने वाला चालू हो गया, 3 घंटा निकल गया, हाथ में आया कुछ नहीं। वही थ्योरी जो आप पढ़ोगे बुक में मिलेगा, उसी चीज को रिपीट कर दे। तो आपने कहाँ सोचा कि ये थ्योरी क्या है, ये चीजें ऐसी क्यों हो रही है, समझ आ रहा है। जो टॉप करते हैं और जो टॉप नहीं करते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ आता है तो सोचते हैं। बट अधिकतर बच्चे जो एवरेज या बिलो एवरेज है वो यही वाला काम नहीं करते हैं, समझ आ रहा है। तो ये शुरुआत से होनी चाहिए, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट लगाओ। दूसरा, आप अपने मोबाइल से छुटकारा नहीं पा पाते हो। मैं जब पीटीएम लिया 11th-12th वाले बच्चे लोगों का, तो मैं सारे पेरेंट्स को बुला करके किसी भी बच्चों का कोई बुराई नहीं किया। मैं एक ही चीज पूछा कि आपका बच्चा 24 घंटे में करता क्या है। एक ही चीज पूछा, आपका बच्चा 24 घंटे में करता क्या, बस मुझे यही जानना है आपसे, बच्चे तो बताएंगे नहीं, ठीक है। तो पीटीएम में मैंने बस यही बताया, मैं उनसे एक ही चीज बोला कि भैया आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि आपका बच्चा क्लास में कैसा है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, समझ आ रहा है। पहले आप मेरे को बताओ कि वो क्या करता है घर में। तो मैंने ये पाया, सर सुबह उठे, बेचारे बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं। मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया, बेचारे बच्चे 11वीं 12वीं के बच्चे, बेचारे छोटे बच्चे, हाँ दूध पीते, बताओ। तो उसके बाद स्कूल गए, स्कूल से आए, सर स्कूल से थक जाते हैं सर, फिर आके थोड़ा सा मोबाइल देखे। अब सर मोबाइल स्कूल में नहीं अलाउ है, तो अब घर आके थोड़ा सा हम भी छूट देते हैं 1 आध घंटा। फिर उसके बाद खाना वाना खाए, बस कोचिंग आने की तैयारी, यहाँ आए, फिर घर से गए, फिर सर इतना पढ़ लेते हैं सर कोचिंग में, बेचारे फिर बच्चे थक जाते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल देखते हैं, फिर उसके बाद सर खाना खाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा लिखते विखते हैं। अच्छा, मैं बोला क्या लिखते हैं, नहीं पता सर, कुछ तो लिखते हैं, पढ़ते हैं सर, लेकिन पढ़ते हैं बेचारे, मैं देखता हूँ लिखते हुए। तो मैं समझ गया, प्रोजेक्ट लिखते हैं, कॉपी कंप्लीट करते हैं स्कूल का, वहाँ पढ़ेगा नहीं तो, समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल्स कॉपी कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद सर सुबह जल्दी स्कूल रहता है, बच्चे बेचारे थक जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, तो पढ़े कहाँ सर, वो तो लिखे हैं। लिखना इज नॉट पढ़ना, पढ़ना अलग होता है, लिखना अलग होता है, तो पढ़े कहाँ, अब वो नहीं पता सर। अधिकतर बच्चे जो हैं वो घर में जाने के बाद सिर्फ मोबाइल पे टाइम पास करते हैं। वो समय जो उनका थिंकिंग एंड रीजनिंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए। कैसे, जब घर जाके थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हुए सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे आया, ऐसा कैसे हुआ, ये जो थिंकिंग और रीजनिंग वाला पार्ट है ये लैकिंग है, क्योंकि वो समय पे तो मोबाइल में वेस्ट कर दिए। और कोई चीज नहीं समझ आया तो होशियार सीधा बुक को छोड़ के सीधा मोबाइल पे। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ सर मोबाइल में क्या करते हैं बच्चे, कई पेरेंट्स सर मोबाइल में पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं मोबाइल में। क्यों सर, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, हमारे पास नहीं पढ़ाया गया, तो मोबाइल में ऐसा क्या पढ़ लेंगे सर बच्चे। अब वो नहीं पता सर, मैं देखता हूँ तो कुछ कुछ पढ़ाते हुए देखता हूँ मैं मोबाइल में। तो सर आप पूरा 24 घंटे से सामने देखते रहते हो। नहीं सर, बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं। तो बोला ऐसा कैसे देख के पढ़ते हैं, इतना मेमोरी कि देखते ही चीजें दिमाग में छप जा रही है, 2 घंटे का लेक्चर बिना लिखे। तो मैं बोला सर धोखा हो रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, समझे, वो पढ़ते नहीं है, वो आप आते हो तो थोड़ा मोबाइल निकाल के, हाँ उसके बाद फिर कुछ और चल रहा है। तो ये चीजें बंद करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा साइंटिफिक तरीका है, मोबाइल को अपने रूम से हटाना। मैं बताया शायद आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यहां पर 99% बच्चे ऐसा नहीं करते कि मोबाइल को रूम से बाहर रख के घंटों पढ़ रहे हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं, पढ़ते समय मोबाइल रूम में रहता ही नहीं है, एक एक 2-2 3-3 घंटे। कितने लोग कर रहे हैं, हाथ उठाओ। जब आप पढ़ते हो तो मोबाइल रूम में रहता ही नहीं है, कितने लोग करते हो। मतलब 100% लोग ऐसा नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, ये एक साइंटिफिक तरीका है फ्लो स्टेट लाने का, समझ आ रहा है। आप
मोबाइल के नोटिफिकेशन या मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के कारण 4 घंटा जो पढ़ते हो वो विथाउट डिस्ट्रैक्शन आप उसको 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हो उतनी पढ़ाई, और उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई विथ फोकस, विथ कंसंट्रेशन। बट अभी क्या होता है, नहीं होता है। तो कई लोग रोते गाते हैं हमारा मार्क्स नहीं आ रहा है सर, और क्या करें। सबसे पहले भैया डिस्ट्रैक्शन हटाओ, आपका जो ध्यान हटाया बट रहा है उस ध्यान को बटाने वाली चीज़ों को, संसाधन को अपने लाइफ से दूर करो। वो मोबाइल हो सकता है, कोई दोस्त यार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ समय के लिए आप चीज़ों से कट जाओ। कट जाओ का मतलब क्या होता है, छोड़ना नहीं होता है, कुछ समय के लिए उस चीज़ से हटना होता है। बट हम क्या करते हैं, अपने को सब चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, ये नहीं कर सकते। ह्यूमंस आर नॉट मल्टीटास्किंग साइंटिफिकली। हम कर लेते हैं, खाना खाते समय टीवी देख लेते हैं, मोबाइल में भी बात कर लेते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ पढ़ भी लेते हैं। हम सोचते हैं वी आर मल्टीटास्किंग, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ह्यूमन ब्रेन आर नॉट मल्टीटास्किंग। समझ आ रहा है। और जो ये करने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते, एक टास्क भी नहीं कर पाते, मल्टी तो छोड़ दो। तो सबसे पहले थिंकिंग रीजनिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कई लोग बोलते हैं ना सर पढ़ते हैं लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। ये इसीलिए होता है, पहला रूल थिंकिंग एंड रीजनिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट को सोचना है, समझना है, उसका रीजन ढूंढना है। दूसरा कॉन्सेप्ट उसको बार बार रिवाइज करना है। ये चीजें कहाँ होती है, नहीं होती है। तो कैसे याद रहेगा, कैसे नए क्वेश्चंस बनेंगे, समझ आ रहा है, कैसे आप टॉप रैंकर्स बनोगे। टॉप रैंकर्स बनने के लिए आपको ये चीज़ों को स्ट्रांग रखना है। बट यहाँ मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूँ, आपका जैसे 2 से 3 बजे तक यहाँ पर क्लास छूट जाता है, आप मैक्सिमम अगर 4:30 से भी अगर आप अपनी पढ़ाई चालू करते हो तो भी मैक्सिमम लोग यहाँ पर 7 से 8 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर कोई पढ़ता भी है ना तो बेटा मैं बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन के साथ में, तो 7 घंटा वेस्टेज है। एक्चुअल में आप 4 ही घंटा पढ़ते हो। और फोकस्ड के साथ में अगर आप 6 घंटा भी एक दिन पढ़ लिए ना बेटा, कंटिन्यू एग्जाम तक, विथआउट डिस्ट्रैक्शन, फोकस के साथ, हर दिन सेल्फ स्टडी सिर्फ 6 घंटा अगर आप पढ़ लिए तो बेटा बाकी के 10 घंटे के बराबर होता है, जो दूसरों को मिलता नहीं है 10 घंटे आफ्टर क्लास। इतना कर लो, उसके बाद आपके मार्क्स ऐसे राइज होंगे ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। बायो इतना इजी क्वेश्चन नहीं याद रहता, क्यों, समझ के नहीं पढ़ते। घर जाने के बाद लोग रिवाइज कैसे करते हैं, कोई किताब है बस, पेपर थोड़ा पढ़ रहे हो यार, जनरल नॉलेज के लिए आपको समझते हुए पढ़ना है, या एकदम लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, घर जाकर समझते हुए पढ़ना है। समझ आ रहा है। फिर तुरंत उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, हाँ ये ऐसा आता क्वेश्चन, ठीक है। जब आप तुरंत थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन बनाते हो तो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपका रीजनिंग पार्ट बढ़ता है, समझ आ रहा है। और जब आप चीज़ों को, थ्योरी को जब आप समझते हुए पढ़ते हो तो थिंकिंग वाला पार्ट पड़ता है। इसलिए थिंकिंग और रीजनिंग जब दोनों पार्ट मिलते हैं ना बेटा, तो ही चीज़ें स्ट्रांग होती है ब्रेन में। आप कहाँ करते हो, घर जाके ना सोचते हुए पढ़ते हो, ना समझते हुए पढ़ते हो, ना फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और क्वेश्चन खुद से एफर्ट नहीं लगाते हो। दूसरे यूट्यूब से आप उसके आंसर सॉल्यूशन देख लेते हो। खुद से एफर्ट लगाओ अभी से, समझ आ रहा है, या टीचर से समझो, ठीक है। तो थिंकिंग रीजनिंग जो है एंड विल पावर, अब विल पावर की बहुत कमी है आप लोगों में, बहुत कमी। 4 घंटा अगर मोबाइल आपका अगर छीन के मैं अगर रख लूं, मैं अगर बोलूंगा आपका कि बेटा 4 घंटा मेरे पास रहेगा, लॉक खोल के दे दो नहीं हो पाएगा सर। तो आप जो भी काम कर रहे होगे ना बेटा, वो आप कर ही नहीं पाओगे। फोकस नहीं है आप, विल पावर नहीं है, समझ आ रहा है। तो विल पावर होना चाहिए चीजों को सेपरेट रखने का। आप छोड़ो ना यार, उसको साइड रखो ना। कुछ महीने बचे हैं, मई में आपका एग्जाम है, मालूम है ना, मई में आपका एग्जाम है, कुछ ही महीने बचे हैं। विल पावर स्ट्रांग रखो, सारी चीजों को साइड करो, दुनियादारी को, कोई चीज काम नहीं आने वाला अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। सिलेक्शन हो गया तो सब वाहवाही करेंगे, नहीं हुआ तो बेटा कोई काम नहीं आने वाला। कितना भी रिलेशन मेंटेन कर लो सब फालतू है। सिलेक्शन हो गए तो ही आपकी इज्जत बची रहेगी।
समझ आ रहा है? आप कोशिश तो करो, मेहनत तो करो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। छोड़ो यार, ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। और एडिक्शन से वही बाहर निकल पाता है जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है। ये तीन चीजें एक इंसान को ही इंसान बनाता है। समझ आ रहा है? विल पावर, कुछ करने की इच्छा, आत्मशक्ति, समझ आ रहा है, एंड थिंकिंग एंड रीजनिंग। चलो देन आगे लिखेंगे, हाइपोथैलेमस, बट मैं तो बोल बोल के थक जाता हूं, बट घर जाने के बाद वापस थोड़ा सा देख लेते हैं सर की बात मान के 5 मिनट, बस चल ही रहे 2 घंटा, वो खत्म भी नहीं होने वाला, नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि मिलियंस ऑफ रील्स है, मिलियंस ऑफ वीडियोस है, मिलियंस ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल्स हैं इंटरनेट पर, मिलियंस। समझ आ रहा है? कोई लिमिट नहीं है, आप अपने जीवन खत्म कर लोगे फिर भी चीजें नहीं खत्म होने वाली, इतनी मटेरियल है इंटरनेट पे। तो बेटा लाइफ एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीना है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। एक ही बार लाइफ मिली है, ठीक है? मेहनत करके आगे भी बढ़ना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है, लेकिन इसी इसी लाइफ में ना, सब चीज इसी लाइफ में। चलो, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर कम करना है, ज्यादा करना है, ये जैसे रेगुलेटर होता है ना पंखे का, वैसे ही इसके पास भी रेगुलेटर होता है। देन नेक्स्ट, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एएनएस कंट्रोल, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल, एएनएस कंट्रोल, ब्रैकेट में एएनएस लिखना बेटा, ले तो एग्जाम में कई बार एएनएस कंट्रोल कौन करता आता है। नेक्स्ट, एंडोक्राइन कंट्रोल, नेक्स्ट बिहेवियर एंड इमोशन, कुछ ज़्यादा ही है आजकल हाइपोथैलेमस, आजकल के बच्चे लोगों में कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड है हाइपोथैलेमस। बिहेवियर एंड इमोशन, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, ये 5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ है जिसको आप एक साथ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में। hypothalamus having centers, hypothalamus having centers of animal feelings or emotion, center of animal feelings or emotion, like feeling or emotion like sleep, anger, समझते हो ना? इंटरकोर्स, हेट, लव, अफेक्शन, सब मुस्कुराहट आ रहा है, हेट, लव, अफेक्शन, पेन, दर्द, हंगर, थर्स्ट, भूख प्यास, समझ आ रहा बात, एंड सेटिस्फेक्शन। हाँ मजा आ गया ऐसा वाला, अच्छा लगता है ना कोई चीज, जैसे गर्ल्स लोग गुपचुप खाए, अच्छा थोड़ा अच्छा रहा पानी, आत्मा तृप्त हो गई रे आज तो बढ़िया पानी था एकदम एकदम, हाँ गुपचुप भी अच्छा था, क्रंची एकदम, नहीं आत्मा त्रस्त हो गया, सेटिस्फेक्शन। चलिए देन नेक्स्ट, सेरिबेलम,
मिड ब्रेन का लिख लो, मिड ब्रेन का छोटा सा है, मिड ब्रेन का जो फंक्शन है वो लिख लिया रहो। मिड ब्रेन मेन सेंटर ऑफ प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस, मेन सेंटर ऑफ प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस, main center of pupillary light reflexes, and crura cerebri controls, crura cerebri controls, crura cerebri लिख लो, crura cerebri controls muscles of limbs, जो टोनिसिटी होती है वो कंट्रोल करता है, मसल्स ऑफ लिम्स, हाथ पैर का। देन नेक्स्ट सेरिबेलम, सेरिबेलम तो बहुत बढ़िया पार्ट है, वॉलेंट्री कंट्रोल, बैलेंसिंग, ये सबको कंट्रोल करता है ना। जैसे अपन चल पाते हैं, इवन आप जो बैठे हो ये भी बैलेंस्ड है ना, ये भी बैलेंस्ड है। अगर बैलेंसिंग नहीं होता तो इधर लुढ़कते उधर लुढ़कते, ऐसे समझ आ रहे, जैसे पी खा लेते हैं लोग, देखे होगे आप लोग, है ना, सही तरीके से बैठ भी नहीं पाते, ऐसे कर कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी साइकिल चलाते चलाते नाली में गिर गए, ठीक है। तो ऐसा होता है, चल भी नहीं पाते हैं बेचारे कई बार, है ना। एक बार मैं, अभी की बात है, भिलाई गया था, भिलाई से मैं वापस आ रहा था, तो एक बाइक वाला खूब लिया हुआ था, अकेले था, वो गिरा भी था, उसके जैकेट में पूरा धूल उल भी लगा था, और मस्त चला रहा था ऐसे। तो मैं अपने दोस्त को बोला, भाई इससे कम से कम ना 15 फीट दूर चला, आके सीधा अपने पर झपा गया तो, है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, बाद में बोलेगा साला ठोका कैसे मेरे को, ठीक है, तो खुद ही आके ठोक रहा है भाई, ठीक। तो ऐसे ऐसे चला रहा है, मेरे को ना डर लग रहा था, और पूरा भिलाई रोड में बहुत हैवी ट्रक चलता है, और फुल स्पीड में चलाते हैं कई लोग, तो समझ आ रहा है, रौंद के निकल भी जाते हैं, पता भी नहीं चल, उनको पता नहीं चलता कुछ आया था क्या करके, ठीक है, इतना स्पीड से जाते हैं। मेरे को डर लग रहा था भाई, परिवार होगा बेचारे का घर में, है ना, इससे अच्छे किसी को बुला लेते हैं। लहराते लहराते चला रहा था एकदम, और बीच में थोड़ा स्पीड भी भगा रहा था ना, जल्दी जाना है करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, इन लोगों को थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। चलो, तो सेरिबेलम के बारे में लिखेंगे, इट इज़ रिलेटेड विथ फाइन एंड स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट, इट इज़ रिलेटेड विथ फाइन एंड स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अपन चल पाते हैं ना एकदम कैट वॉक, समझते हो ना, ना आता है कैट वॉक, अच्छा अच्छा, मैं बोला आता है सर मेरे को कैट। इट इज़ रिलेटेड विथ फाइन एंड स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट, इट इज़ रिलेटेड विथ फाइन एंड स्किलफुल, ये सब लिखा है यार, वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड बॉडी बैलेंस, एंड बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम, पोस्चर एंड टोन ऑफ मसल। बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम, पोस्चर, समझते हो पोस्चर, ये ऐसे चल रहे हैं ना अपन, ये पोस्चर मेंटेन करके चल रहे हैं। कई लोग ऐसे चलते हैं, कई लोगों की आदत होता है ऐसे चलने की, होता है ना, और कई लोग ऐसे चलते हैं, रीढ़ की हड्डी कमजोर है टाइप का ऐसा, अरे भाई ऐसे चलो, ऐसा सीधा, समझ आ रहा है। तो पोस्चर, बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड टोन ऑफ मसल। टोन ऑफ मसल समझते हो ना, अरे भाई मसल की टोनिसिटी, मतलब मसल जो रहता है एक प्रॉपर शेप मेंटेन करके रखता है, एक्टिव रहता है, उसको टोनिसिटी, समझ आ रहा बात, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से कोई बॉटल फेंक दिया ऐसे करके, नहीं पकड़ पाए, तो टोनिसिटी नहीं है, थोड़ा सा समझ आ रहा है, लूज है, जब बहुत ताकत लगा रहे तब मसल काम कर रहा है, तो उसका टोनिसिटी सही नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, तो अल्कोहल लिख लिया रहना बेटा। अल्कोहल जो रहता है वो क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, अफेक्ट, अल्कोहल अफेक्ट सेरिबेलम। एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, मतलब एक्सेसिव अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम, फंक्शन ऑफ
सेरिबेलम। तो अब अल्कोहल ले लिए तो सेरिबेलम पे अफेक्ट करता है, तो क्या होगा? तो फिर वो डांस करते करते चलेंगे, ऐसा ऐसा मिथुन डांस देखो करते हैं ना, देखियो मिथुन डांस, देखियो कभी नहीं देखे? आप लोग मूवी नहीं देखते, आप लोग बहुत पढ़ते हो। कौन कौन मूवी देखने का शौकीन है आप? बहुत कम हो गए हैं अभी। ठीक है, जैसे मैं 11th वाले बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा, मैं जैसे मूवी का नाम भी पूछता हूँ ना, तो नहीं पता सर, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें मूवी नहीं पता। तो मैं पूछता हूँ मूवी देखते हो? नहीं सर मूवी नहीं देखते। टीवी देखते हो? नहीं सर टीवी नहीं देखते। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी? सर टाइम ही नहीं मिलता, स्कूल और कोचिंग। पढ़ते भी तो नहीं हो, करते क्या हो? फिर बोलता हूँ बेटा थोड़ा दोस्त यार के साथ घूमते हो? संडे वनडे को कभी कभार सर, ज़्यादा नहीं घूमते, बाकी दिन टाइम ही नहीं मिलता। मतलब वो लोग ये बोलते हैं ना, टाइम नहीं मिलता बोलते हैं, पढ़ते हैं नहीं बोलते हैं। अब टाइम कैसे नहीं मिल रहा है वो अलग चीज़ है। तो जो पढ़ने वाला टाइम है, स्पोर्ट्स वाला टाइम है, घूमने फिरने वाला टाइम है, फैमिली के साथ बातें करने वाला टाइम है, वो तो अपना मोबाइल पे निकाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है आजकल बच्चों के लिए। नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन। मेडुला ऑब्लोंगेटा अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन का। पूछो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मोबाइल में ही हैं, मैक्सिमम बच्चे मोबाइल में ही हैं। छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूँ, और बाकी तो बहुत सारी जगह पर यही हाल है। तो जो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मोबाइल हटाओ मोबाइल हटाओ मोबाइल हटाओ, मेरा अभियान है, मोबाइल को दूर रखो पढ़ते तक के, कॉलेज में जाने के बाद भले जो करना है करो, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि सबको तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मोबाइल हटाओ, ना ही मैं उनको साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ। तो अधिकतर लोग इसी में डूबे हैं, मैक्सिमम लोग, और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोग थोड़ा सा वो लफड़ झपड़ भी रहता है, वो उसमें समय चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लिए तो निकाल लोगे। समझ आ रहा है? सब निकाल ले रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी जो जब से कोविड आया ना, तो बच्चे लोगों का ना एकदम हैबिट हो गया है, मोबाइल खाली बैठे रहते तो क्या करेंगे, तो एकदम हैबिट हो गया है। तो आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, नेक्स्ट ईयर में जो आएंगे ना बच्चे, वो कोविड से उभर के आए हुए रहेंगे, अब थोड़ा पढ़ लिए होंगे अब ऑफलाइन, तो वो लोग थोड़ा मेहनत करके अब आगे बढ़ेंगे। समझ आ रहा है? अभी जो ये वाला जो बैच है, यहाँ तक मैक्सिमम लोग एडिक्टेड है, जो छूट नहीं पा रहे। आप में से भी बहुत सारे लोग हो, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मेहनत करके निकालना चाहते हैं। लिखेंगे इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। It is the most important part of brain which control all the involuntary activities of the body. ये पूरा एनिमल फिजियोलॉजी हो गया। आपको मालूम है मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कार्डियक एक्टिविटी में हेल्प, समझ आ रहा बात? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन लिख लेंगे। एग्जाम्पल, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन या गैस्ट्रिक सिक्रेशन। हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन है ना, जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमन का, तो हम लोगों ने क्या देखा, इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको भी कंट्रोल कर रहा था मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनवॉलेंट्री जो नॉर्मलाइज जो चलता रहता है, ठीक। तो हार्ट रेट को कौन कौन बढ़ाता है? बोलो। सिंपैथेटिक, एड्रेनलिन हार्मोन, नॉरएड्रेनलिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन। समझ आ रहा बात? कम कौन करता है?
वेगस नर्व और ठीक है, चलो हो गया इतना फंक्शन हो गया है, इससे ज़्यादा आता नहीं है फंक्शन में। मेडुला ऑब्लांग इसका आ गया, ये आ गया, ये तो खैर ज़्यादा नहीं आता है, ये दोनों से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस का वो जो थर्मो रेगुलेशन है वो आता है। ठीक, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, मैंने आपसे ये भी सवाल अपन देख चुके हैं कि टेम्परेचर रेगुलेशन तो हाइपोथैलेमस कर रहा है, बट टेम्परेचर मेंटेनेंस कौन कर रहा है? अरे बाबा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? हाँ बेटा, क्या बोल रही हो? थायरोक्सिन हार्मोन, अपन पहले देख चुके हैं ना बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म के कारण हीट जनरेट होता है, और ये हीट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। रेगुलेट कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है? तो थायरोक्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि थायरोक्सिन पहले आया तो उसी टिक कर दिए, या टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात करेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि बेटा आप खाली मेडुला ऑब्लोंगेट, आपको थायरोक्सिन भी ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ रहा बात इतना?